नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और बात करेंगे मदर ऑफ ऑल डील्स की। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एफटीए की घोषणा हो गई है। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ट्रेड डील है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इसके बड़े फायदे जो भारतीय पक्ष के लिए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। निर्यात को बहुत बड़ा फायदा होगा। भारत के 99% से ज्यादा सामान यूरोप में अब कम या फिर बिना टैक्स के बिक सकेंगे। खासकर कपड़ा, चमड़ा, मछली, ज्वेलरी जैसे सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। करीब 33 अरब डॉलर के निर्यात को सीधा लाभ मिलेगा। इन सामानों पर लगने वाला 10% टैक्स अब खत्म हो जाएगा। किसानों की सुरक्षा की हम बात करें तो दूध, अनाज, पोल्ट्री, फल, सब्जी जैसे संवेदनशील सेक्टर को एफटीए से बाहर रखा गया है ताकि भारतीय किसानों को कोई नुकसान ना हो। ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो कार और ऑटो सेक्टर में सीमित छूट दी गई है ताकि भारतीय कंपनियों को भी इससे ज्यादा नुकसान ना हो। यूरोप से आने वाली जो लग्जरी गाड़ियां हैं, इन पर टैरिफ धीरे धीरे 110% से घटकर 10% तक रह जाएगा, लेकिन कोटा सिस्टम के साथ रहेगा। प्रोफेशनल्स और सर्विसेज को जो फायदा होने वाला है उसे भी आपको बता देते हैं। भारतीय आईटी और प्रोफेशनल्स एजुकेशन सर्विसेज को ईयू में बहुत बड़ा बाजार मिलने वाला है। यूरोपियन यूनियन के 144 सर्विस सेक्टर में भारतीय कंपनियों को काम करने का मौका मिलेगा। भारत यूरोपियन यूनियन को 102 सर्विस सेक्टर में एंट्री देने वाला है। भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए ईयू में काम करना और बिजनेस करने के लिए जाना अब आसान हो जाएगा। डिजिटल और नई टेक्नोलॉजी की बात हम करें तो डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सेवाएं, नई तकनीकों को बहुत बढ़ावा मिलेगा। यह डील भारत को यूरोप का 22वां एफटीए जो है वो पार्टनर बना देंगी। कुल मिलाकर ये निर्यात बढ़ाएंगी, रोजगार पैदा करेंगी, दोनों तरफ व्यापार को आसान बनाने का काम होगा। और बड़ी बात यह है कि इसे ट्रंप के टैरिफ की काट के तौर पर देखा जा रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जियो पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं और साथ ही समझते हैं कि इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, भारत के लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है। सर, बहुत स्वागत है आपका। और मेरा पहला सवाल यही है कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहा जा रहा है, कितनी महत्वपूर्ण है और क्या इसे अब माना जाए कि यह ट्रंप के टैरिफ का काट है? पिछले 12 महीने में आपने देखा कि पूरा विश्व टैरिफ के अलावा और कोई बात नहीं करता और टैरिफ एक किस्म से वेपन बन चुका है। पिछले 12 महीने में आपने कहां कहां देखा पूरे विश्व में, किसी का 25%, किसी का 30%, किसी का 50%, यहाँ तक कि किसी को 500% तक की धमकी दी गई। तो ये जो टैरिफ की चक्कर है, ये पिछले 12 महीने में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बन गया। इस माहौल में भारत ने, आपने देखा होगा, 2025 के मिडिल के लगभग एक यूके के संग भी एक ट्रीटी की थी, टैरिफ ट्रीटी। वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण ट्रीटी थी। और पिछले, अगर आप सोचें, तकरीबन मैं कहूँगा 20 साल से यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत चल रही है हमारी, और आज ये बातचीत फ्रक्टिफाई हुई है। इसको एक तरह से बढ़ोतरी मिली थी 2022 में। तो मैं ये कहूँगा, आपने खुद ही कह दिया, पूरा विश्व कह रहा है, जो इसके अहदेदार है वो कह रहे हैं मदर ऑफ ऑल डील। मदर ऑफ ऑल डील्स का मतलब ये है कि आज भारत उस मोड़ पर खड़ा है जो पूरा विश्व भारत के संग ट्रेड करने को तैयार हो गया है। एक तरफ यूके, पूरा यूरोपियन यूनियन। इससे क्या साबित होता है? मैं तो ये मान के चलता हूँ कि पूरा विश्व इस बात को समझ रहा है कि भारत इज ए वेरी लार्ज कंज्यूमर बेस्ड, एक बड़ी लार्ज पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है। अगर इसके अंदर किसी का भी कोई योगदान हो जाता है तो उस देश का फायदा ही फायदा है। इसलिए इस समय आप देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन 27 देश इसके अंदर शामिल है, और अगर यूके को मिला लें तो एक और देश मिल गया, तो हमारी ट्रेड उनके संग जो होगी वो बड़ी कामयाब होगी। उनको भी फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा। आपने सब चीज़ों के नाम बता दिए, जिस तरीके से जहाँ जहाँ पर हमें फायदा होगा और जहाँ पर यूरोपियन यूनियन को और बाहर वाले देशों को फायदा होगा। लेकिन आपका मुख्य सवाल यही है, और सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या ये प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकी की वजह से ऐसा हुआ है? क्या ये अपने आप नहीं हो पा रहा था? देखिए, मैं ये कहूंगा इसको कि ट्रंप की धमकी मानिए या ट्रंप की धमकी की वजह से कुछ स्पीड अप हो गया। स्पीड अप इस बारे हो गया कि पूरा विश्व समझ रहा है आज फिर कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक दूसरे के संग अगर समझौता करके मिलजुल के ट्रेड करेंगे तो उसमें सबका फायदा, हमारी पॉपुलेशन का फायदा है, आम जनता का फायदा है। इस चीज को किसी हद तक प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने पिछले कुछ महीनों में नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने इस बात को शायद भूल गए
कि उनका अपना जो उनकी जो अपनी पॉपुलेशन है उसको भी इस टेररिस्ट को बढ़ाने से उनको भी नुकसान होगा, उनके देश को भी नुकसान होगा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी कुछ बदल रहे हैं। तो जो आपका कड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ट्रंप की वजह से ही हुआ है? कुछ हद तक मैं कहूँगा जी हाँ हुआ है, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि केवल ट्रंप की वजह से हुआ है। ये स्पीड अप हो गया है जरूर, और डावोस के बाद जिस तरह से बातचीत हुई और जिस तरीके से इसकी पुरानी हिस्टोरिकल बातचीत चल रही है, उससे ये बड़ा अच्छी तरीके से बड़े अच्छे टाइमली हो गया। अभी जो हो गया है इसका नतीजा क्या निकलेगा, अब इसका नतीजा देखना है कि अमेरिका इस पर क्या रिएक्शन करता है, इस पर रशिया का क्या रिएक्शन होता है, इस पर चाइना का क्या रिएक्शन होता है, इस पर बाकी जो हमारी सार्क से हमारी ब्रिक्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। दोज आर थिंग्स विच विल कम आउट। लेकिन इस चीज पर अभी हमें इतना खुशी नहीं होनी चाहिए जब तक इसका फाइन प्रिंट हम लोग ना देख लें। हमारी सरकार इसका फाइन प्रिंट समझ जाएगी तब एक एक कमोडिटी के ऊपर बातचीत निकल सकती है। लेकिन हाँ, मैं आज अवश्य कहूंगा इट्स रियली बीन द मदर ऑफ ऑल डील्स, इट्स अ फैंटास्टिक डील, इट इज गुड फॉर ह्यूमैनिटी, इट्स गुड फॉर यूरोप, इट्स गुड फॉर इंडिया, इट्स गुड फॉर द एंटायर पीपल इन द वर्ल्ड। एक वक्त था जब हम पर 50% टैरिफ लगा तो लोगों को लगा कि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर बहुत बुरे तरीके से प्रभावित होगा, हमारी जीडीपी गिरेगी, हमारी इकोनॉमी को बहुत बुरा डेंट लगेगा। लेकिन पिछले क्वार्टर के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जीडीपी 8.2% से ग्रो करी और हमारे एक्सपोर्ट में कोई गिरावट नहीं आई। यानी कि भारत ने अमेरिका के विकल्प के तौर पर ऐसे देश ढूंढ लिए जहां पर वो अपना माल बेच सकता था। ना जीडीपी में कमी आई, ना हमने इकोनॉमी को डेंट लगने दिया। हमने डोनाल्ड ट्रंप को यह बताया कि आप जरूरी पार्टनर थे हमारे, लेकिन अगर आप नहीं भी रहेंगे तो भारत की ग्रोथ स्टोरी पर असर नहीं पड़ने वाला, यह धमकी नहीं चलेगी। जी बिल्कुल ठीक, आपने धमकी नहीं चलेगी। भारत देखिए एक बड़ा शतक से बड़ा स्ट्रॉन्ग देश है। वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द एंटायर वर्ल्ड। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो आज वर्ल्ड के लीडर नंबर 1 माने जाते हैं। आपने देखा होगा, लोग सोचते थे कि चाइना का लीडर और रशिया का लीडर और अमेरिका का लीडर और यूरोप के लीडर होंगे, लेकिन जितने आप इसकी देख रहे हैं पिछले एक साल भर में, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर रेटिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज द मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट नंबर 1 लीडर इन द वर्ल्ड। तो एक तो लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग हो गई है। साथ साथ आप देख रहे हैं कि हमने कई दफा इसका नमूना पेश किया कि हम किसी चीज से अपनी इकोनॉमी, जो हमारी ऑब्जेक्टिव है टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, उसको अलग नहीं होने देंगे। आपने देखा कि किस प्रकार से सिंदूर हमारे पर ठोका गया था। ऑपरेशन सिंदूर का एक मकसद ये भी था, दुनिया के कई एक देश चाहते थे कि भारत इस लड़ाई में जुड़ा रहे और लंबा चलता रहे, जैसे इसकी इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़े और इसकी फिर जो पॉलिसी है जो ये चाहता है कि टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वो ना हो सके। कई एक लोग थे जो चाहते थे कि ना हो सके, लेकिन भारत की जो आज रणनीति है, भारत की जो आज डिप्लोमेसी है, भारत की जो आज मिलिट्री है, भारत की जो आज लीडरशिप है, उससे सब साबित हो गया कि भारत की जीडीपी को गिराना आसान नहीं, बल्कि मुश्किल नहीं, बल्कि नामुमकिन है, जिस तरह से फिल्मी डायलॉग चलते हैं। तो मैं मान के ये चलूंगा कि अब हमारी जीडीपी जहां पर है वहां पर है, लेकिन उसके बाद और बढ़ेगी। और जीडीपी तभी बढ़ती है जब कंजम्पशन बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब ट्रेड बढ़ेगा। तो जिस प्रकार से अभी हमारा एफटीए हुआ है यूरोपियन यूनियन के संग, उससे अवश्य बहुत लेन देन में फर्क, बढ़ाव आएगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारी इंडस्ट्रीज उसमें कामयाब होंगी, हमारा मॉडर्नाइजेशन होगा। इसमें आपने देखा होगा कि एक ये भी है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। टेक्नोलॉजी की वजह से जो भारत में थोड़ी बहुत कमी है और जो टेक्नोलॉजिकली शायद यूरोपियन कंट्रीज कुछ आइटम्स में हमसे आगे हैं, वो हमारे संग इसको सहयोग देकर आगे बनाएंगी। सो इट्स ए विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया, एंड आई एम श्योर टू से, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट जो हमारा लक्ष्य है कि हम वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, हमारी जो जनता है उसको फायदा हो, फार्मर्स को फायदा हो, तो वो सब आपको नजर आ रहा है क्लियर। और एक बहुत बड़ी चीज यहां पर यह भी नजर आती है कि ऐसा नहीं है कि भारत ने अमेरिका से अपने रिश्ते बिगाड़े हैं। भाई अमेरिका ने दबाव डाला कि रूस से तेल खरीदना आप कम कीजिए, भारत ने काफी कम कर दिया। अब तो अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट भी कह रहे हैं कि साहब हो सकता है कि हम ये 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाया था वो हम हटा दें, क्योंकि अमेरिका को समझ तो आ रहा है कि भारत के पास विकल्प और भी हैं और भारत हमें कोई डायरेक्टली हमसे कोई पंगा नहीं लेना चाह रहा है। वो हमसे ये नहीं कह रहे कि हम आपकी बात नहीं मान रहे। बिल्कुल सही कहा। देखिए भारत की जो रणनीति है वो ये नहीं है कि एक तरफा है। जहां भारत को फायदा होता है, जिस चीज में भारत को फायदा होता है वहां भारत जाता है। हमारा ना कोई दुश्मन है, ना कोई परमानेंट फ्रेंड है, ना कोई परमानेंट दुश्मन है। और सबसे बड़ा स्टेटमेंट आप देखिए, दावोस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या दिया,
उन्होंने ये जाते जाते कहा कि मोदी इज अ वेरी फाइन लीडर, अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड द डील इज ऑन द टेबल। ये जब डावोस से निकल रहे थे तो एक रिपोर्टर को उन्होंने ये कहा ना, तो इससे क्या साफ होता है? उनको ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि भारत किसी की इस तरीके की उसमें चुंगल में फंसने वाला नहीं कि जी 50% तेल कर देंगे तो भारत का बुरा हाल हो गया, ऐसा नहीं है। और अगली बात ये भी समझ में आ रहा है कि भारत में अभी काफी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है, आर्मामेंट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर हम अपने आर्मामेंट जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, जैसे हमारे कोई एयरक्राफ्ट हैं, कोई टैंक्स हैं, उनका अगर हम बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। ये भी ट्रम्प साहब समझ रहे हैं और उसको ये भी समझ में आ रहा है कि वी आर स्पेंडिंग एडिक्वेटली ऑन आवर मिलिट्री डिफेंस। तो इन सब चीज को मिलाकर आप देखें तो ट्रम्प साहब समझ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स समझ रहा है, यूरोप समझ रहा है, रशिया समझ रहा है कि भारत को इस तरीके से दबाना आसान नहीं है। हमने ब्रिक्स में भी कहा था, ये आपको याद होगा शायद, कि अगर आपको डॉलर को चैलेंज करना है तो आप हमारे पास एक हम बनाएंगे अपनी करेंसी ब्रिक्स यूनिट। अगर यूनिट बन गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी ना डॉलर कंट्रीज के लिए। अमेरिका को तो ये अपने डॉलर को भी तो बचाना है। तो वो उन्होंने एक बात जो भारत के संघ को बड़े परेशान कर रही थी कि अगर ब्रिक्स स्ट्रांग हो गया और ब्रिक्स का यूनिट स्ट्रांग हो गया और उन्होंने अपनी करेंसी में ट्रेड शुरू कर दी तो डॉलर तो खत्म हो जाएगा। आपने देखा ना, चाइना तो ऑलरेडी वेनेजुएला से तेल खरीद रहा था युआन में, हम रशिया से तेल खरीद रहे थे रूबल ट्रेड में। तो दैट्स आल्सो अनदर रीजन व्हिच रियली अफेक्टेड ट्रम्प साहब थिंकिंग एंड द थिंकिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि अगर हम नहीं लेंगे इनका, ठीक है टेम्पररी नुकसान हुआ है, मैं मानता हूँ ये कि पिछले 2-3 महीने हमारी कुछ इंडस्ट्रीज को सफर हुआ है, कमी कुछ ट्रेड में नुकसान हुआ है, लेकिन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड द एंटायर वर्ल्ड अंडरस्टैंड कि कई जगह मार्केट है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह मार्केट है। अगर आप वहां नहीं करें, ब्रिक्स की तो मार्केट है ही है। हम ब्रिक्स से समझौता कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि चाइना कैसे करेंगे, हम चाइना का जहां तक सवाल उसको हम बैक बर्नर पे रखेंगे अभी फिलहाल, उसको देखेंगे 20-25 साल के। हमें पता है कि चाइना हमारा लॉन्ग टर्म एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसको भी बैक बर्नर पर रख के हम चाइना से ट्रेड कर सकते हैं, हम रशिया से ट्रेड कर सकते हैं, ब्राजील से ट्रेड कर सकते हैं। सो ब्रिक्स इज ऑल्सो वेरी बिग चैलेंज विच इंडिया इज वेरी लीडिंग पार्टनर। और आपको पता ही है कि इन द करंट ईयर इंडिया इज द चेयरपर्सन, इंडिया इज द हेड ऑफ द ब्रिक्स, और उसमें ब्रिक्स में बहुत लोग आएंगे हैं इंडिया में। आपने अभी ये देखा कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है कैरी साहब, वो भी आ रहे हैं। तो व्हाट डज इट शो? ये क्या दिखा रहा है आपको? दुनिया के सब बड़े बड़े देश के लीडर्स भारत के संग मिलाप करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, हमारे पीयूष साहब को बुला के उनसे बातचीत करना चाहते हैं। सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक सिचुएशन ऑल एज इंडियन। जितने बड़ा अपना देश पे गर्व होना चाहिए। और ये सब इस बारे और हम कर पाए हैं क्योंकि आत्मनिर्भर पिछले 4-5-10 साल से शुरू हो गया है। वी आर ट्राइंग टू मेक एज मेनी थिंग्स विद इन इंडिया एज पॉसिबल। एआई में हमारा देखिए कितनी बढ़ोतरी हुई है। वी आर लीडिंग अमंग्स द एआई कंट्री। जो हमारा ये कंप्यूटर सिस्टम्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें काफी तरक्की हुई है। वी आर द लीडर्स इन द वर्ल्ड। तो इन सब चीज को देख के एवरीबॉडी इज गॉट हिज आईज टुवर्ड्स इंडिया। एक और बात भी हमने आपदा में अवसर भी ढूंढा है। आपदा ये थी कि हम पर 50% टैरिफ लगा था, लेकिन एक और बहुत बड़ी बात जो देखने में आई कि ट्रंप साहब के खिलाफ अगर कोई एकजुट होकर खड़ा हो जाए तो फिर उनको अपने फैसले पीछे लेने पड़ते हैं। उन्होंने यूरोप को धमकी दी 10% एक्स्ट्रा टैरिफ की। यूरोप पूरा इकट्ठा होकर साथ खड़ा हो गया कि हम ट्रेड बाजूका का इस्तेमाल करेंगे, हमें भी जवाब देने का अधिकार है, हम भी आपके साथ वही करेंगे जो आप हमारे साथ कर रहे हैं। आप ग्रीनलैंड को लेकर धमकियां दे रहे हैं, आप 10% टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, तो फिर हम भी आपको जैसे को तैसा हम आपको जवाब देंगे। और फिर ट्रंप साहब को पीछे हटना पड़ गया। ये हुआ ना, हमने देखा, झुकते हुए भी देखा है हमने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए एक 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 जो बहुत स्ट्रांग कंट्री होती है ना, जो बहुत स्ट्रांग व्यक्ति भी होता है। आप एक गांव में देख लीजिए, बड़ा स्ट्रांग एक व्यक्ति होगा, बड़ा रेस्लर टाइप होगा, बड़ा अपना छाती निकाल के लोगों को डरा के चलता है। लेकिन अगर एक दिन किसी ने उसको धमका दिया, अगर एक दिन उसको थोड़ी सी लंगड़ी मार के गिरा दिया, तो उसका तो खत्म हो जाएगा ना, जो अपने गांव में बड़ी छाती निकाल के चलता है। तो वही आप देख लीजिए, अगर पूरे वर्ल्ड ने आज ट्रंप साहब को दिखा दिया कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, इसको करना सही नहीं है वर्ल्ड रिलेशनशिप के लिए, इसको आप न करें तो बेहतर है, बड़े अच्छे तरीके से बताया है। ये कोई झगड़े की बात नहीं की है। अमेरिका इज स्टिल अ फ्रेंड ऑफ आवर्स। हमारा देश कब कितनी दफा कह चुका है, वी आर स्टिल रेडी फॉर ट्रेड विद अमेरिका। अमेरिका इज अ गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स। ट्रंप इज अ गुड फ्रेंड। ट्रंप कहता है मोदी इज अ गुड फ्रेंड। तो उनकी समझ में आ गया
कि मैं छाती निकाल के ज्यादा दिन चलूंगा तो और फंस जाऊंगा, इसलिए उन्होंने काफी बैक ट्रैक कर लिया। उन्होंने नाटो के संग भी कर लिया। आपने जितने बयान आ रहे हैं यूरोप से, डेनमार्क से, क्लियरली कह दिया कि किसी हालत में हम ये नहीं होने देंगे। अगर उनको ट्रंप साहब को किसी वजह से किसी तरीके से कुछ इनरोड चाहिए ग्रीनलैंड के, उसका डिस्कशन करें। ऐसे थोड़ी है कि मैं पावर से ले लूंगा, मैं बाय स्ट्रेंथ ले लूंगा, मैं हमला करके ले लूंगा। और वो खैर हमले की बात उन्होंने डावोस में वापस ले ली थी कि मैं बातचीत से ही करूंगा। तो दिस इज द वे टू गो फॉरवर्ड। हमारा देश तो कब से कह रहा है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज द एरिया ऑफ डिप्लोमेसी एंड मस्ट रिजॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स विद डिप्लोमेसी। तब डिप्लोमेसी इज द आंसर। तो ग्रीनलैंड की प्रॉब्लम जो है वो नेटो कंट्रीज बैठ के अमेरिका के संग डिस्कस करें, डेनमार्क के संग डिस्कस करें, कोई रास्ता निकालें। ट्रंप को चाहिए क्या वहां पे? क्या सिक्योरिटी इज द ओनली रीजन अगेंस्ट रशिया एंड चाइना? क्या मिनरल इज द ओनली रीजन? तो उसको डिस्कस करें बैठ के। उस पर देखिए, टुडे द वर्ल्ड कैनॉट बी ऑल, नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन बी टोटली इंडिपेंडेंट कि मैं अकेला काम कर लूंगा। हमें एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। हमें मिनरल्स चाहिए, हमें रेयर अर्थ चाहिए, हमें किसी देश से टेक्नोलॉजी चाहिए, कोई कोई और आइटम चाहिए जो हाई एंड R&D के आइटम्स हैं। तो नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन वर्क इन आइसोलेशन टुडे। इट हैज टू बी अ यूनिफाइड वर्ल्ड। और सर अमेरिका ने एक और बात भी ये यहाँ पर बात कही। तो समझ लें मैं कि थोड़ा अरे सा कुछ ना कुछ तो मिनरल है ना। नेटो की जो स्थिति है उसे लेकर भी आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। अमेरिका ने नेटो को एक तरीके से आईना दिखाने का काम किया है कि साहब आपकी रक्षा करने की जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है और आप अकेले कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आपको अकेले ही कुछ करना है तो अपना डिफेंस का बजट बढ़ाइए। यानी कि नेटो भी एक तरीके से टूट की कगार पर है। और ये खबरें भी आ रही हैं कि जर्मनी अपनी सेना को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, युवाओं को बहुत अच्छे ऑफर दे रहा है कि आप सेना में भर्ती हो जाइए, और उस सेना के लिए बजट बढ़ा रहा है। और अमेरिका नेटो को चिढ़ा रहा है कि आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते, खुद डिफेंस का बजट नहीं है आपका कोई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो उनके मिनर उन्होंने यही तो कहा है कि NATO cannot exist without US। तो फिर वही कहूंगा कि यू हैव टू सिट एंड नेगोशिएट ना। अब ऐसे धमकी दे के आज दुनिया नहीं चला रहना, इफ यू डोंट लिसन टू मी। हाँ भाई, तुम्हारी मानते हैं, यू आर अ पावरफुल मिलिट्री, वी एग्री, यू आर अ वेरी पावरफुल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वी एग्री। तो लेट अस ऑल बी इक्वल्स, वी आर इंडिपेंडेंट कंट्रीज। हमारे यहाँ भी कुछ ताकत है ना, उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। हम आपकी ताकत के फायदा उठाएंगे, आप हमारी ताकत का फायदा उठाइए। तो नेटो जो एक, नेटो को तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले टर्म में, अगर आपको याद है, तभी कुछ एड कम कर दी थी। वो उसी टाइम उन्होंने कहा था इन प्रीवियस टर्म कि नेटो इज नॉन इफेक्टिव। तो नॉन इफेक्टिव तो बना दिया ना उसको। एक्चुअली पिछले 6 महीने में तो नेटो नॉन इफेक्टिव हो ही गई है। अब उससे क्या हो रहा है? उसका नतीजा ये निकला है कि पूरे जो यूरोपियन कंट्रीज के मेंबर, जैसे यूके है, फ्रांस है, जर्मनी, दे ऑल हैड टू इंक्रीज देयर डिफेंस बजट। और डिफेंस बजट उनका अभी, यूके के पास आप देखिए कोई फौज थी ही नहीं तकरीबन, बिकॉज दे हैड नो डेंजर। उनको कोई एनिमी था ही नहीं, उन्हें लगता ही नहीं था कि हमारे पर कोई हमला करेगा। लेकिन अब उन लोगों को, फॉर एग्जाम्पल यूके को, अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ रहा है। उससे वजह से क्या हो रहा है? देश में इन्फ्लेशन हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो एसेंशियल सर्विसेज है वो इफेक्ट हो रही है, उनकी जो NHS स्कीम है वो इफेक्ट हो रही है। इनकम टैक्स बढ़ा रहे हैं तो उससे लोग, जनता दुखी है। हर एक चीज का दाम बढ़ रहे हैं, उससे जनता दुखी है। सो डिफेंस बजट बढ़ाना कोई आसान काम नहीं होता, यू हैव टू बैलेंस इट। और अगर यूरोपियन कंट्रीज को सडनली डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ जाएगा और नई R&D करनी पड़ जाएगी और डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा से चालू करना पड़ेगा, तो इट विल अफेक्ट द पीपल। दे डोंट वांट टू डू दैट। So the point I'm over and over again trying to make, and I think India is making it in the international forum a million times, कि let us resolve problems. Yes, problems हैं, लेकिन problems को solve करने का ये मतलब नहीं है कि आप उस पर जाकर अटैक कर दें। आप बातचीत कीजिए। अभी आप देख लीजिए, एक बात बड़ी सिंपल, आप देखें, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सामने है, 2 एग्जाम्पल बड़े अच्छे सामने हैं। आज रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, 4 साल हो गए, कितनी बर्बादी हो गई है, कितने करोड़ आदमी परेशान हो रखे हैं। आज यूक्रेन के अंदर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मेडिकल एड नहीं है, कुछ नहीं है, मर रहे लोग। उधर गाजा में क्या हो रहा है? तो इज दैट द वे टू गो थ्रू?
अगर आप such a beautiful country Ukraine has been reduced to dust now, is that what you want to do? आप चाहते हैं कि आपके देश में, आप प्लीज इस बात को समझिए कि आजकल जो आर्मामेंट्स है, रशिया के पास वो हथियार है आज की तारीख में, न्यूक्लियर को छोड़ भी दीजिए एक मिनट के लिए, उनके पास कन्वेंशनल हथियार है, कन्वेंशनल क्रूज मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उससे वो यूरोप को अटैक कर सकते हैं। और यूरोप को अटैक करते तो क्या होगा? क्या ये यूरोप चाहता है कि उनकी भी जो इतनी बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इतने बड़े उनके जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो सब खत्म हो जाए? आपने वर्ल्ड वॉर 2 की पिक्चर्स देखी होंगी ना, किस तरीके से बिल्डिंगें गिरती हैं। आपको याद है किस तरह से बिल्डिंग गिर रही है गाजा में, किस तरह से बिल्डिंग गिर रही है यूक्रेन में? डू वी वांट दैट? और इसमें सबसे बड़ी दुख की बात यह कि सारे वर्ल्ड के लीडर्स डावोस जाते हैं और डावोस जाके बात करते हैं जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, एक दूसरे से ट्रेड की। व्हाट हिपोक्रेसी! आप डावोस क्यों जाते हैं? आपको डावोस जाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप तो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप तो रोज लोगों को मार रहे हैं। उधर से अमेरिका धमकी दे रहा है ईरान को मैं तुम पर अटैक कर दूंगा। अगर आपको यही करके काम करना है तो आई एम सॉरी, दिस इज एटलीस्ट मेरी समझ में तो नहीं आता कि वर्ल्ड लीडर्स की स्ट्रेटजी और क्या है। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि टैरिफ को लेकर अब जैसे दुनिया एकजुट हो रही है और अपने नए रास्ते तलाश रही है, एक वक्त वो भी तो आएगा कि ये जो ट्रंप की धमकियां देशों को मिलती हैं, कभी वेनेजुएला को, कभी ईरान को, कभी ग्रीनलैंड को, उसके खिलाफ भी तो दुनिया एकजुट होगी और ये कहेगी कि छोड़िए यूनाइटेड नेशंस अगर कुछ नहीं करता हम साथ आएंगे, और जिस देश के साथ गलत होगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी देश हो। बिल्कुल ठीक कहा। इसका एक नमूना तो ट्रंप साहब ने खुद ही दिखा दिया ना, बोर्ड ऑफ पीस बनाया है। अब बोर्ड ऑफ पीस एक तरफ बनाया है और दूसरी तरफ लड़ाई करने के तैयार है ग्रीनलैंड में और ईरान में। पूरा व्हाट इज ब्रिक्स? ब्रिक्स इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मिलिट्री एक्शंस। ब्रिक्स इज बेसिकली एन इकोनॉमिक फोरम। तो हमें लड़ाई की, हर एक देश को अपनी लड़ाई को बचाने के लिए अपने देश को शक्तिशाली बनाना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो भारत भी अपना जो डिफेंस है वो कर रहा है। आप देख रहे हैं ना अगले 4 दिन में बजट आने वाला है। वी ऑल होप दैट adequate defense budget is allocated this year because we have so many threats in our country. We are surrounded by threats. So you have to balance all these things. लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि भारत झुकने को तैयार नहीं है और भारत अपनी ग्रोथ स्टोरी को रुकने देने के लिए भी तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।